त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। बहुत लंबे अरसे के बाद आज से त्रिवेज मीडिया का ये लाइव का सिलसिला भी जारी हुआ। आज दोपहर में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के संदर्भ में भी चर्चा हुई और आज देश के महामहिम 16वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी जी मुर्मू इनका चुनाव हुआ। बहुत भारी वोटों से उनकी जीत भी हुई। इस जीत का और इस जीत के पीछे जो राजनीति हुई उस राजनीति को लेकर हम चर्चा आरंभ करेंगे। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी समाज का जो जमात होती है, जमाती होती है संथाल, ये वही जमाती है जिस जमाती से बिरसा मुंडा का भी ताल्लुक रहा है। एक क्रांतिकारी समाज के तौर पर इस जमात को भी जाना जाता है और आज देश को स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव इस साल देश मना रहा है और इसी दौरान देश को 75 साल के बाद किसी आदिवासी तबके से कोई व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद पर आसीन हुआ है। लेकिन क्या ये प्रतिनिधित्व, क्या उस समाज का सामाजिक प्रतिनिधित्व भी कहा जा सकता है या होगा, इसके संदर्भ में भी हम कुछ चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि विगत कुछ सालों से आदिवासियों का विस्थापन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और पिछले 2 साल पहले यहाँ के महामहिम न्यायपालिका में भी एक निर्णय हुआ जिससे आदिवासियों को उनका जहाँ निवास है परंपरागत, वहाँ से उनको हटाने की बात कही गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के सिलसिले में आज हमारे साथ महनीय अतिथि होंगे माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर, जो केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक समाज चिंतक भी है, विश्लेषक भी है। संविधान के बारे में वो काफ़ी तज्ञ माने जाते हैं देश के, और उसी के साथ साथ एक अच्छे संगठक, देश भर के तमाम बहुजन बुद्धिजीवियों को और समाज को संगठित करने की प्रक्रिया बराबर वो करते रहते हैं। आज उन्हीं के साथ हम यह चर्चा आरंभ करते हैं। 1-2 मिनट में सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो इस चर्चा का आरंभ करने से पहले जहन में कुछ सवाल जरूर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए देश के लगभग 4,500 जो वोटर, 4,809 के लगभग वोटर जिन्होंने वोटिंग की। लेकिन अचरज की बात यह भी है कि आज 15 वोट जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कास्ट किए गए, उसमें से 15 वोट अवैध करार दिए गए। क्या वह वोट देने का सही तरीका नहीं रहा या किसी का आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में हुए, ये भी बात हम आज के अपने महनीय अतिथि के द्वारा जानना चाहेंगे। इस चर्चा में उसका शुमार जरूर करेंगे। लेकिन एक बात होती है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, अगर हम जहां तक राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो मतदाता है, जो कई राज्यों के विधायक है और सांसद है, इनके द्वारा जो वोट कास्ट किया जाता है, तो उनका अगर खेमा हम देखें तो सत्ता पक्ष के तरफ भी और विपक्ष के तरफ भी मतदाताओं की संख्या लगभग बराबरी की थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए अभी चुनी गई है, तो उनको जो वोट मिली है तो अपने प्रतिस्पर्धी
यशवंत सिन्हा के तुलना में उनका वोट अगर हम देखें तो लगभग दुगने से ज्यादा उनको वोट मिले हैं। किसी भी पार्टी को इस चुनाव में व्हिप करने का कोई अधिकार नहीं होता, व्हिप नहीं है। लेकिन विपक्ष एक संगठित पक्षों का भी होते हुए ऐसा क्या हुआ? क्या उस पक्ष के विधायक जो रहे उनकी एक सामाजिक न्याय की भूमिका उभर कर आई? हर पार्टी में कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर, उम्मीदवार को लेकर एक बगावत भी हुई। बहुत सारे उम्मीदवारों ने चाहा, विधायकों ने चाहा, सांसदों ने चाहा कि हम एक प्रतिनिधि के तौर पे, एक उम्मीदवार के रूप में मान महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ही हम वोट करेंगे, ऐसे भी भूमिका आई। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर बहुत सारे पक्ष भी जुड़े, जिनमें हम ये कहेंगे कि बसपा जो विचारधारा के तौर पे अगर देखते हैं तो सत्ताधारी अघाड़ी के लगभग खिलाफ की एक विचारधारा लेकर चलने वाली बसपा भी इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनके साथ रही। उनकी एक भूमिका भी रही होगी कि देश को पहली बार आदिवासी तबके से, आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति देश को मिल रहा है, तो इस सामाजिक न्याय की भूमिका में हम पिछड़ना ये ठीक नहीं है, ये भी उनकी सोच होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जो चलती है, तो जो पक्ष एक तरफ हो जाता है तो उसके खिलाफ दूसरा पक्ष दूसरी तरफ भी हो जाता है। जबकि अखिलेश सिंह की समाजवादी पार्टी ये प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार या विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इनके खेमे में रहे। इनके बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष का विभाजन इस तरह से हुआ कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को जो वोट कास्ट हुआ वो लगभग दुगुने से ज्यादा रहा। तो हमारे अतिथि माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर पुनः एक बार त्रिवेज मीडिया में। हाँ, शुक्रिया आपका चंद्रकांत जी। थैंक यू सर। सर, आज महामहिम पद के लिए जो उम्मीदवार थे सत्ता पक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा, जबकि हालात ऐसे थे देश के कि दोनों तरफ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ भी राष्ट्रपति पद के लिए जो मत देते हैं उन मतदाताओं की संख्या लगभग बराबरी की थी। लेकिन इस राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई और उनको जो वोट मिला वो लगभग दोगुने से ज्यादा मिला? तो इसका सही मायने में क्या कारण रहा होगा? चंद्रकांत जी, सबसे पहले इस राष्ट्रपति चुनाव की भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिछाई हुई जो रणनीति है या बिछात है, इसको ठीक तरह से समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। और इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका एक पहले सोशोलॉजिकल एंगल इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। राजनीतिक चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन सोशोलॉजिकल एंगल जो है इस मुर्मू को या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने के पीछे जो बीजेपी की असली मंशा क्या है, उस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक प्रकार से गोलवलकर के जमाने से हिंदुत्व का एक एजेंडा सामने लेकर संघ परिवार की सोशोलॉजिकल मूवमेंट शुरू हुई। बाद में उसका जनसंघ में परिवर्तन हुआ, बाद में उसका भारतीय जनता पार्टी में नामांतर हुआ और देश के बहुत बड़े जनसमुदाय के ऊपर एक हिंदुत्व की एक बड़ी अम्ब्रेला बनाकर उसको अपने संगठन या मूवमेंट या राजनीति के अंदर लेने की बड़ी कोशिश, एक सफल कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार को कुछ लोगों से उतना समर्थन नहीं मिल पाता है जितना वो चाहते हैं। और उसमें से ये दो तीन तबके बड़े हैं। एक तो शेड्यूल कास्ट का है, एक तो शेड्यूल ट्राइब का है
और तीसरा है वो माइनॉरिटी का है। अब माइनॉरिटी में 18-19% देश की माइनॉरिटी है और इसमें से लगभग 14 या 15% मुस्लिम समाज का है। अब उसमें से 14-15% मुस्लिम समाज को एक तरफ से बीजेपी की इंडिया के पिक्चर में, पॉलिटिकल पिक्चर में लगभग कोई स्थान नहीं है, उसको आइसोलेशन प्रोसेस में उन्होंने डाल के रखा है। अब बचे हैं शेड्यूल कास्ट और बचे हैं शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल कास्ट की बात अगर आप समझ ले तो जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी को उत्तर प्रदेश से जाटव समुदाय या उनका जो समुदाय है शेड्यूल कास्ट का, उसमें से जो प्रमोट किया गया, तो एक तरफ देखना बीएसपी की ढलान गिरते जाना और एक कोविंद के माध्यम से दूसरी एक नेशनल फिगर खड़ी करना, इसका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़े पैमाने पे फायदा हुआ। इसके परिणाम पिछले विधानसभा में, लोकसभा में नजर आए। इवन इसके कारण मायावती का या बीएसपी का जो कोर वोट है, जिसको हम जाटव वोट कहते हैं, उसमें भी बड़ी भारी गिरावट हुई और लोकसभा में वो 14% थी, विधानसभा में लगभग 22% से ज्यादा जाटव वोट ये बीजेपी की तरफ खिसकने लगा। अब उसी तरह लगभग 9.5%, 9.5% या 9.5% देश का आदिवासी तबका है। अब आदिवासी तबका, इसको महत्व देने के पीछे एक कारण है। एक, कि लगभग देश में 47 लोकसभा की सीटें आरक्षित है ट्राइबल के लिए और लगभग 86 to 90 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहाँ ट्राइबल वोट बहुत बड़ा कीमती है या डिसाइडिंग फैक्टर है। तो पॉलिटिकल रूप से वो सारे बीजेपी के अंदर आना बहुत जरूरी है। अब इस प्रयोग को आप गुजरात को ध्यान में रखकर देखिए। मैं 2004 में गुजरात का बीएसपी का प्रभारी था। तब मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह तो कहीं नजर नहीं आते थे। वो अहमदाबाद में एक अलग अनवांटेड आइडेंटिटी के साथ थोड़ा बहुत राजनीति करते थे। लेकिन 2004 में भी मैंने देखा कि गुजरात में शेड्यूल कास्ट की डबल पॉपुलेशन ट्राइबल की है, लगभग 16% है। और वो 16% ट्राइबल में जिस तरह से आरएसएस, बीजेपी ने और इनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ने डेंट किया है, तो वो उनका एक मजबूती का गुजरात का कारण है। उसी तरह बाकी कुछ स्टेट्स है जिसको हम ट्राइबल स्टेट कहे या ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट कहे, उसमें भी बीजेपी घुसना चाहती है। और दूसरा जो एलिमेंट है फिर वो सोशोलॉजिकल है कि हिंदुनाइजेशन ऑफ ट्राइबल्स, हिंदूकरण ये ट्राइबल लोगों का करने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी राजनीति है। इसको हम सोशल मूवमेंट की राजनीति कह सकते हैं या एक सोशोलॉजिकल एंगल की एक अलग राजनीति कह सकते हैं। तो ये बीजेपी का दूसरा एक कारण है। और तीसरा कारण श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आगे करने का वो है कि ट्राइबल कैंडिडेट को अगर आगे किया तो अपोजिशन के यूनिटी को ब्रेक करना बहुत आसान है। अपोजिशन रेसिस्टेंस लेवल बिल्कुल कम होगी, ना के बराबर होगी। ये सोच समझकर बीजेपी के जो भी प्लानर है उन्होंने बड़ी गंभीरता के सोच के साथ ये कदम उठाया, जिसका सीधा परिणाम 2024 के लोकसभा के चुनाव पर होगा। और 2024 से 2029 ये 5 साल का जो फासला है वो तय करने के पीछे ये ट्राइबल कैंडिडेट को पुशअप करना, हो सकता है 2024 में कोई अलग कदम उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो 2024 के लिए ग्राउंड क्लियरेंस प्लान जिसको हम कह सकते हैं वो लगभग बीजेपी ने या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरा करने के लिए ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का एक चुनावी हथियार, एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है, इसको हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन सर एक बात कहना यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अगर इस रणनीति के तहत द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है तो कहीं न कहीं विपक्ष की खेमे ने भी इस सामाजिक न्याय की भूमिका को समझकर उस तरह से प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार का चुनाव करने के बजाय जिनका संघ से, आरएसएस से ताल्लुक रहा है,
और कहीं ना कहीं ऊंची जातियों से ताल्लुक रहा है, ऐसे यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। तो क्या विपक्ष ऐसे सामाजिक न्याय की भूमिका, सोशोलॉजिकल भूमिका करना नहीं चाहती है, या इसके पीछे उनकी क्या रणनीति क्या रही होगी? फिर विपक्ष के बारे में आप क्या कहो? चंद्रकांत जी, एक बात हम ध्यान में रखें, एनडीए कैंडिडेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको 27 पार्टी का समर्थन था और अपोजिशन कैंडिडेट मिस्टर सिन्हा, इनको 14 दलों का समर्थन था। अब 14 दलों में 3-4 अगर छोड़ दे तो बाकी बहुत सारे साधारण, छोटे, लिमिट और सीमित राजनीतिक दल है। अब इसमें से सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र में, इनका अगर हम अपवाद छोड़ दे तो बाकी स्टेटों में बाकी जो राजनीतिक दल है उनका की कोई बड़ा भारी इम्पैक्ट नजर नहीं आता। हाँ, केसीआर है तेलंगाना में या ममता जी है बांग्ला में, तो उनका अपना सीमित इम्पैक्ट है। लेकिन जिस तरह से आज के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई है, सदस्यों की लगभग 17 या 20 एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है, उसमें से फिर 15 एमपी की वोटिंग भी गायब हो चुकी है, मतलब इनवैलिड हुई है। अब एमपी को भी वोट करना नहीं आता है, वो खुद एमपी है। ऐसे लोग इस हालत में थे कि मुर्मू को विरोध करना बड़ा मुश्किल था, नंबर एक। नंबर दो, आपका जो सोशल जस्टिस मूवमेंट का जो एंगल है, तो जब द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट करके सामने आए तो विपक्ष बिल्कुल हताश था, खास करके कांग्रेस या कांग्रेस को लेकर अपोजिशन की राजनीति करने वाले शरद पवार हो या अन्य कोई हो, ये बिल्कुल हताश रहे कि एक तरफ से उनके लिए वो क्या कहते हैं कि एक जो सोचा नहीं जा सकता था वो कदम था। लेकिन इसकी सुगबुगाहट तो पिछले 1 साल से लग रही थी कि बीजेपी ट्राइबल कैंडिडेट को लेके आ सकती है। उसके लिए कुछ मध्य प्रदेश के ट्राइबल को तैयार किया जा रहा था, कुछ अन्य लोगों को तैयार किया जा रहा था, ये तो सुगबुगाहट तो लगी थी। लेकिन जो अपोजिशन जो है, अपोजिशन एजेंडे के साथ नहीं चल पा रहा है। एजेंडा फॉर्मुलेट करने के लिए ही वो सशक्त नहीं है। एक तो अपोजिशन सशक्त ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, ऑर्गेनाइज नहीं है। नंबर तीन, ये अपोजिशन भी है वो यूनिफाइड नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है। उसके कई ग्रुप है, उसके कई नेता है। अगर सीपीआई सीपीएम बैठेगी तो ममता नहीं बैठती है, तो कई सारे उनके दिक्कतें हैं। तो अपोजिशन में इतनी अब कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक फर्म एजेंडा लेकर बीजेपी को अपोज करे या बीजेपी पॉलिसी को अपोज करे। और इसलिए आपने जो सवाल उठाया कि एक ट्राइबल कैंडिडेट को बनाने के बाद अपोजिशन में अगर ऐसा कोई और मुद्दा उठाया होता तो शायद थोड़ी एक 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 बराबरी की फाइट तो हो सकती थी। लेकिन ये विडंबना है अपने भारत के प्रजातंत्र की कि अपोजिशन को हमेशा कैंडिडेट जो मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी से जो बाहर होता है वही अपोजिशन को मिलता है, चाहे जयप्रकाश नारायण जी से ले ले या इवन नेहरू के जमाने से ले ले। तो ये सारे लोग जब भी है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या उनकी पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होते छोड़कर जब चले जाते हैं तो विपक्ष के वो नेता बन जाते हैं, वहां उनको महत्व आता है। और यशवंत सिन्हा भी उसी कड़ी के थे। तो कैंडिडेट भी वो एक तरफ से कोई नहीं थे, इसलिए तो फारूक अब्दुल्ला का नाम आ गया, फिर गोपाल गांधी का नाम आ गया, और उसके बाद कोई नहीं तो यशवंत सिन्हा का नाम आ गया। अब डेप्यूटी से ये उपराष्ट्रपति के लिए भी देखो, जिन अपने वो कैंडिडेट को यूपीए लेके आई है, तो लगभग विजनवास में है पिछले 5-10 साल में, नामों का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाकर क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतेंगे? तो लगभग वो मुश्किल वाली बात है। और अपोजिशन अब इतना कमजोर है, खास करके कांग्रेस पार्टी के कमजोर बनने के बाद, क्योंकि एक मेन अपोजिशन की पार्टी जो बहुत बड़ी कमजोर है, उनके नेता बहुत बड़े कमजोर है, उनका एजेंडा का कोई अस्तित्व नहीं है, सेपरेट प्रोग्राम नेशन वाइड कोई नहीं है, तो फिर अपोजिशन गैल्वेलाइज नहीं होगा।
यूनिफाइड नहीं होगा और मजबूत रूप से फाइट नहीं देगा। ये आज की वास्तविकता है। सर, इस संदर्भ में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सामाजिक एंगल इस संदर्भ में हम सोचते हैं, तो पिछली बार जो चुनाव में अभी जो फिलहाल राष्ट्रपति महामहिम है रामनाथ कोविंद, ये दलित तबके से है, लेकिन वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। लेकिन अगर वो ये सामाजिक प्रतिनिधित्व अगर दलितों का माना गया, तो उनके कार्यकाल का ऐसा कुछ हमें सामाजिक रूप में या बदलाव के रूप में या प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ घटनाएं या कही जा सकती, या उनका योगदान इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण रहा, ऐसा कुछ कहा जा सकता है? चंद्रकांत जी, अभी यहाँ थोड़ा सख्त और कठोर होके बोलने की जरूरत है। सख्त और कठोर इसलिए, ये भारतीय प्रजातंत्र में बहुत से संवैधानिक या कानूनी पदों पर विराजमान बैठे हुए लोग या बिठाए गए लोग, ये नाम मात्र प्रतिनिधि होते हैं। ये असली रूप से प्रतिनिधि होते ही नहीं है। ये नॉमिनल रूप में होते हैं। जब नॉमिनल रूप में होते हैं तो मैं कहता हूं कि अच्छी बात है कि चलो, कोविंद जी बने थे, नारायण जी बने थे। नारायण जी को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी, कोविंद को बनाने वाली बीजेपी है, अब मुर्मू जी को बनाने वाली भी बीजेपी है। चलो, इसका हम स्वागत भी करते हैं, कोई ना नहीं है। लेकिन अब्दुल कलाम साहब भी राष्ट्रपति बने बैठे। इसके बावजूद क्या सच्चार कमेटी की रिपोर्ट को हम कचरे के कूड़ेदान में फेंक देंगे क्या? कोविंद जी बने बैठे राष्ट्रपति। उनके समय में उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार कांड हुए, राष्ट्रपति एक लफ्ज नहीं बोल पाए, ना बोले। तो जो प्रतिनिधि जिस समाज से आते हैं, उस समाज के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है और बड़े अहदों पर बैठे हुए पदाधिकारी या ये प्रतिनिधि अपना रोष भी प्रकट नहीं कर सकते, किसी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, क्या कोविंद को एक मंदिर में जाने से रोका नहीं था? तो संविधान की ओत लेकर संविधान की रक्षा करने की दुहाई देने वाले लोग संविधान के पदों पर आसीन होते हैं, लेकिन खुद अपना अपमानित जीवन जीते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है क्या? ये रिप्रेजेंटेशन का मजाक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कतई ऐसे रिप्रेजेंटेशन को कबूल नहीं किया था। इसलिए तो अपने 1940 के बाद तो उन्होंने पूना करार को जी जान से विरोध किया था। लेकिन बाबा साहब की इस भूमिका को एक साहब श्री कांशीराम जी छोड़ दे तो पूरे देश का कोई ना एससी नेता ना कोई एसटी नेता समझ पाया। इवन महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर भी नहीं समझ पाए। तो इसके कारण ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है, बाबा साहब ने उसके बारे में कई बार कहा है कि हमें नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसके लिए उन्होंने गांधी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में झगड़ा किया, जॉइंट इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई लड़ी, और संविधान सभा में भी अपने लिमिटेड दायरे में रहकर भी जॉइंट इलेक्टोरेट को रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था, उनकी बात को अगर हम ठीक तरह से समझते हैं तो हमें रियल रिप्रेजेंटेटिव, कैपेबल एंड जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व ये चाहिए, ना कि नॉमिनल। नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन जो होता क्या है, एक तरफ से वो समाज एक तरफ की पॉलिटिकल एक जिसको हम पेन किलर टैबलेट कह सकते हैं, उसके दायरे में आता है, और वो समाज फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल स्लेवरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसको नहीं है, या वो पार्टी जिस समाज से ऐसे प्रतिनिधि आते उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ होती है। और यही देखने को मिला है। एक अगर कोई हुनरी काम आपने जैसे पूछा, तो नारायण जी का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर से आए थे। के आर नारायणन, ठीक है, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन ही वॉज ए कैंडिडेट फ्रॉम इंडियन फॉरेन सर्विस, इसलिए उनमें एक कैपेसिटी थी। तो कम से कम जुडिशरी में एससी एसटी और लेडीज के रिप्रेजेंटेशन को लेकर
उन्होंने सरकार को डंके की चोट पर कहा था कि सरकार ने ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि जो जुडिशरी में SC ST महिला इनका प्रतिनिधित्व बढ़े। सरकार ने उठाए नहीं उठाए एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस टिप्पणी को नमूद किया था। ऐसे बहुत कम राष्ट्रपति है। अब देखना होगा ट्राइबल की हालत देश में क्या है। ट्राइबल के लिए जो भी बीजेपी संघ परिवार का दृष्टिकोण है, जब बीजेपी और संघ परिवार आदिवासी को आदिवासी नहीं मानता है, वो तो वनवासी कहता है। आदिवासी कहने से हिचकिचाता है, रिफ्यूज करता है। तो वनवासी मानने वाले परिवार से जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती है, और मुझे मालूम नहीं वो शुरू से संघ प्रचारक रही या नहीं, या अपनी यंग उम्र से बीजेपी प्रचारक नहीं है, मतलब किस तालीम से वो पैदा हुए मैं तो वो डिटेल नहीं जानता। लेकिन जो बीजेपी का और संघ परिवार का रवैया है कि वो आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते, आदिवासी के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए 1996 के भारतीय संसद द्वारा पेशा कानून बनाया, पंचायत एक्ट वो बनाया, उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी ने कभी भी गंभीरता से नहीं किया। इवन कई राज्यों में ने तो वो 1996 का कानून बनने के बाद 25 साल लगाए वो कानून के अंदर सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए। गुजरात मोदी जी का स्टेट रहा है वो पेशा कानून को ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर 2006 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो ट्राइबल राइट है उसको बड़ी आहुति देनी पड़ रही है। ये भी बीजेपी के राज का करिश्मा है। देश में जो डेवलपमेंट के नाम पे बड़े पैमाने पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो डिस्प्लेसमेंट में ट्राइबल समाज एक बड़ा तबका है, बड़ा हिस्सा है। उसका ठीक तरह से कहीं भी रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। और इवन एक सिंपल उदाहरण ले ले कि ट्राइबल सब प्लान का जो बजटरी प्रोविजन हर साल के बजट में आता है, वो हर साल इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होता है। ये जब वास्तवता है तो मुझे लगता है कि अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 तारीख को राष्ट्रपति का ऑफिशियल चार्ज लेंगी। उसी दिन बीजेपी ने एक कम से कम श्वेत पत्रिका निकालनी चाहिए और आज की ट्राइबल की परिस्थिति क्या है और 5 साल के बाद ट्राइबल की परिस्थिति क्या होगी, या हर साल जिस तरह SC ST का रिपोर्ट होता है वो भी आजकल नहीं आता, वैसे द्रौपदी मुर्मू इन्होंने अपनी सरकार को, मोदी जी की सरकार को हर 1 साल के बाद ट्राइबल डेवलपमेंट, वेलफेयर, कल्याण जो भी है उसके बारे में रिपोर्ट सादर करने को कहा। तो हम फिर माने में कि ऐसे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। नहीं तो दिस इज द विंडो ड्रेसिंग, यह विंडो ड्रेसिंग है। और इसलिए बाबा साहब ने फिर अपने समय में प्रजातंत्र के बाद भी एक अंग्रेजी वार्ताहर को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा था कि हमने लोकशाही प्रजातंत्र को एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन वास्तव में प्रजातंत्र कितना सफल होगा इसके ऊपर मुझे बड़ी चिंता है। क्योंकि इस देश में जो भी मेजॉरिटी होगी वह कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होगी बल्कि कम्युनल होगी। और कम्युनल मेजॉरिटी के आधार पर जब सरकारें बनेगी तो SC ST के ऐसे लोगों को एक नाम मात्र प्रतिनिधि के रूप में सरकारी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी दुखद बात है। सर, द्रौपदी मुर्मू जी जिस समाज से आती है, जिस जमाती से आती है, वो संथाल जमाती, जिस जमाती से बिरसा मुंडा भी जुड़े हैं। तो आप अभी आपने जो फिलहाल आदिवासी समाज के जो प्रश्न कहे कि उनका विस्थापन होना, और 2 साल पहले तो एक निर्णय भी यहाँ की न्यायपालिका के द्वारा हुआ कि 10 लाख आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल कर देने का भी वो निर्णय आया है। लेकिन आदिवासियों में एक बात, एक तरफ उनका हिंदूकरण जो आपने बात कही, एक तरफ हिंदूकरण करना, दूसरी तरफ आदिवासी तबके के जो विचारवंत है, बुद्धिजीवी कार्यकर्ता है, वो ये बात कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन इनके बावजूद इन दोनों ये लोग ये भी बात उठाते हैं कि भारतीय संविधान में आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, उनको जो मूलतः मूल निवासी जो कहा जाना चाहिए था वो नहीं उठा पाए। तो क्या इस राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रश्न को
कहीं ना कहीं उठाया जाएगा सत्ता पक्ष के द्वारा। आपको इस संदर्भ में क्या लगता है? उम्मीद करना गलत है चंद्रकांत जी। इस सरकार से ये अगर आप उम्मीद करेंगे तो उम्मीद उन लोगों से करती है या की जा सकती है जिनकी उस दिशा में कोई सोच हो, कोई काम करने की इच्छा हो, और तमन्ना ही नहीं है तो फिर ये होने का कोई सवाल नहीं आता। इसलिए सरकार से ऐसी उम्मीद करना गलत है। दूसरी बात, जहां तक आपने रेफरेंस दिया कि भारतीय संविधान में ट्राइबल को लेकर, आदिवासी को लेकर आदिवासी संकल्पना कहीं भी नजर नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है कि पंतप्रधान मोदी की सरकार ये संकल्पना इस संविधान में लाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि ऐसी उम्मीद करना कोई रियलिस्टिक बात नहीं होगी। दूसरी बात है कि ये जो जानबूझ के इस दिशा में प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब ने या और कुछ संविधान सभा के लोगों में इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, ये जो प्रचार किया जाता है उसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र ये है जिसको आप और हमारे जैसे लोगों को समझना भी चाहिए और हमने लोगों को भी समझाना चाहिए। वो षड्यंत्र ये है ताकि ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग अम्बेडकरी आंदोलन के साथ ना जुड़े। जिस तरह बाबा साहब के ऊपर शुरू में आरोप लगाए गए कि इन्होंने जो भी कुछ किया वो शेड्यूल कास्ट के लिए किया, ट्राइब के लिए बिल्कुल नहीं किया, ये पहले आरोप लगाए। फिर दूसरा आरोप लगाया कि जो क्षेत्र बंधन का मर्यादा था आदिवासी के ऊपर, वो लगाने के लिए भारतीय संविधान और बाबा साहब जिम्मेदार है। और इसमें गांधी के चेले जैसे ठक्कर बापा वगैरह इनका बड़ा भारी रोल रहा, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को शेड्यूल कास्ट के अलावा, और शेड्यूल कास्ट में भी कुछ जाति के अलावा अन्य जातियां और खास करके यह आदिवासी बिल्कुल फॉलो ना करे। और इसलिए नेशनल लेवल पे एक कॉन्स्पिरेंसी रही कि अंबेडकर सिर्फ एक दलितों के नेता हैं, एक शेड्यूल कास्ट के नेता हैं। वो छवि का निर्माण करने में जितना कांग्रेस का योगदान है उतना बीजेपी का, जनसंघ का, संघ परिवार का है। इसमें कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं, दोनों बराबरी के हिस्सेदार है। और इसलिए ये जो आजकल जो एक बहुजन आंदोलन के नाम पे, फुले शाह अम्बेडकर के आंदोलन के नाम पे या मूल निवासी के नाम पे, ये जो अम्बेडकरी आंदोलन का दायरा जो बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। चाहे वो अभी सीमित होगा कुछ ओबीसी तक, कुछ ट्राइबल तक, कुछ माइनॉरिटी तक, लेकिन आइडियोलॉजिकली अभी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। खास करके कांशीराम जी के एक रचनात्मक पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बाद इसको एक बड़ी आइडेंटिटी ही नहीं तो देश के लेवल पे एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल चुकी है। और वो एक्सेप्टेबिलिटी मिलने के कारण ये बहुजन इक्वेशन कभी ना बने, और बना तो कभी ना टिके। इसके लिए ऐसे आरोप इसके आगे बड़े पैमाने पे होंगे कि आदिवासी के लिए बाबा साहब ने ये नहीं किया, बाबा साहब ने ये वो नहीं किया, संविधान में ये प्रोविजन नहीं किया। जबकि जो जानकार लोग हैं, बाबा साहब के साथ जो संविधान सभा में ये जो आदिवासी का बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले थे, डॉक्टर क्या मुंडा या कुछ नाम है उनका मैं भूल गया, जो हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, जयपाल मुंडा, जयपाल मुंडा, जयपाल मुंडा, जयपाल मुंडा, डॉक्टर जयपाल मुंडा। तो उनका जो प्रतिनिधित्व रहा, तो जयपाल मुंडा और डॉक्टर बाबा साहब के इकट्ठे मिलने बैठने से, सोच विचार करने से ही संविधान में जो 5वीं और 6ठी सूची है उसमें जो आदिवासियों को बड़ा भारी संरक्षण मिला है, उसमें बाबा साहब का बड़ा भारी योगदान है। लेकिन इन सच्चाई को जाने बगैर बहुत से लोग जानबूझ के प्रचार करेंगे ताकि संविधान में ये कमियां हैं, बाबा साहब में ये कमियां हैं, ताकि आदिवासी फुले शाह अम्बेडकर या बहुजन आंदोलन के साथ ना जुड़े। इस दिशा में ये कोशिश होती होगी। और गलती से इस प्रचार के शिकार अपने भी कुछ जाने माने अनजाने में जाने में वो लोग शिकार होते हैं, और कभी कभी मनुवादियों के सोच का बोझ अपने कंधे पे लेकर भी घूमते फिरते हैं। ये भी एक विडंबना है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये जो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो हुआ, आज विजयी भी हुई द्रौपदी मुर्मू,
अभी विपक्ष की जो राजनीति रहेगी आने वाले 2024 तक, तो इसमें अगर बीजेपी एक सामाजिक खेमे में जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर रही है, अपनी जगह बना रही है, तो विपक्ष को इस संदर्भ में क्या एक नई सोच बनानी चाहिए, किस दिशा में उन्होंने जाना चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव से हम क्या सीख ले सकते हैं? क्या इस संदर्भ में आपकी राय रहेगी? चंद्रकांत जी, राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा और आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा, ये दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और देश की कई विधानसभाएं, इनमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है, उनके जो अलायंस पार्टनर है, जिस तरह से खड़े हैं, उससे ये दोनों चुनाव में कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों चुनाव में जो विपक्ष की दुर्गति हो रही है, वो दुर्गति को जब हम देखते हैं तो 2024 का डर और तेज हो जाता है, क्योंकि विपक्ष अभी भी कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तो इसका प्रमुख कारण है कि बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आर्म ट्विस्टिंग करने में कोई भी कसर नहीं कर रही है, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो। आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक जो है बीजेपी की, वो बहुत बड़ी खतरनाक टैक्टिक है, नंबर एक। नंबर दो, कभी कभी न्यायपालिका के ऊपर भी जो बड़ा भारी विश्वास लोगों का है, रहता है, वो कभी कभी कम हो जाता है। तीसरी बात है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में ट्राइबल इलाके में एनजीओ के रूप काम करने वाले, पिछले 30-35 साल से दंतेवाड़ा में काम करने वाले एक एक्टिविस्ट के ऊपर ट्राइबल राइट का पिटिशन डालने के लिए फिर 5 लाख जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक तरह से जुडिशरी का भी कभी कभी ये अप्स एंड डाउन्स भी खतरनाक लगता है, जिससे फिर और थोड़ी भविष्य की उम्मीदें कम होती है। इसको अगर पॉलिटिकल एंगल दिया जाए तो कल का जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल जो पिटिशंस कई सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, तो लगभग 1 महीने से लगभग सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है और एक तरफ से ब्रेक अवे प्रोसेस को सेटल होने दे जा रहा है। तो कई बातें हैं जिससे थोड़े खतरे की घंटियां ज्यादा है। तीसरी तरफ जो विपक्ष है, मैंने कहा वो फ्री है, लीडरशिप के क्राइसिस है और रीजनल इम्बैलेंसेस है, क्योंकि दक्षिण के स्टेट्स को उत्तर के स्टेट्स से ज्यादा कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ममता ने थोड़ा बहुत चुनाव जीतने के बाद हाथ पैर मारे, लेकिन अभी उसने भी समझ लिया कि गोवा में जाने का कोई फायदा नहीं है, उत्तराखंड में जाने का फायदा नहीं है, तो उन्होंने भी अपने आप को उनके स्टेट के लिए सीमित किया है। अब केजरीवाल जैसे लोग जितने भी देश में घूमेंगे, वो कांग्रेस की कमर तोड़ के रहेंगे, नेचुरली फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए विपक्ष और आगे भारतीय प्रजातंत्र के सामने कमजोर विपक्ष का होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा। एक तो डेमोक्रेसी का रूप है वो मेजॉरिटेरियन रूल का है, लेकिन जब पॉलिटिकल मेजॉरिटी के साथ जब आइडियोलॉजिकल मेजॉरिटी बन जाती है, जिस तरह से बीजेपी आरएसएस उसको हिंदुत्व का नाम देकर एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश में लगी है, तो वो एक प्रोसेस में फिर कभी कभी डेवलपमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, एग्रीकल्चर इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज, ये कहीं किसी और कोने में जाके पड़े रहते हैं। तो फिर ये सोशो नया एक बड़ी नशा अगर हो जाती है, तो ये ग्राउंड लेवल पे इम्प्रूव करने में असफल है करना कोई गलत भी बात नहीं है, कि ठीक हो सकता है। इस संदर्भ में एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद आप अपना अंतिम समारोह भी करोगे। ये जो राष्ट्रपति पद का चुनाव आज हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, क्या इससे हम कह सकते हैं कि देश अब पूरी तरह से जो दायना विचार होता है उस खेमे में चला गया है राजनीतिक तौर पे, और वही अब सामाजिक क्षेत्र में भी असर छोड़ेगा? क्या इस दौर में अब देश चला गया है, ऐसा मान लिया जाएगा? आपने सही उस सवाल को पूछा, लेकिन मेरे इतने सारे कथन के बावजूद
मुझे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करने में कोई गैर काम नहीं लगता है, करना भी चाहिए। देश के नागरिक होने के नाते एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर विराजमान होती है, तो गौरव की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन चलो एक कोई भी हिस्सेदारी नहीं तो कम से कम नॉमिनल सही, रियल नहीं तो नॉमिनल सही रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई, इसलिए वो अभिनंदन के लिए पात्र है। हमने खुले दिल से उनका अभिनंदन करना चाहिए, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, 75th ईयर देश मना रहा है, सरकारें मना रही है, तो हमें भी इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है ना। ये 75 साल होने के बावजूद भी इस देश में आप एक मेजॉरिटी तबका है उसको रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हो, शेड्यूल कास्ट को नहीं दे पा रहे हो। रामदास अठवले जैसे महाराष्ट्र के लोगों को नॉमिनल मंत्री बनाकर आप 8-8 साल से इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या मतलब। ट्राइबल में भी वही बात है, ट्राइबल के बहुत सारे एमपी है, पूरे इंडिया से काफी एमपी बीजेपी के पास है। ये 131 SC ST में से लगभग 80 या 90 बीजेपी के पास पड़े हैं, लेकिन उनका कोई सदुपयोग नहीं है। ओबीसी की जनसंख्या को लेकर मामला जब संसद में आया तो कह दिया ओबीसी की सेंसस नहीं होगी, एक ओबीसी का एमपी नहीं बोल पाया। माइनॉरिटी की आवाज वैसे भी दबी है, नॉमिनल लेवल पे 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुस्लिम समाज के, तो लगभग 295 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्तमान लोकसभा में 543 से ये नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे आज भी है। तो क्या यह सुदृढ़ प्रजातंत्र का लक्षण है? क्या ये हेल्दी डेमोक्रेटिक कल्चर का लक्षण है? क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी मैच्योर होने का सबूत है? मुझे लगता है नहीं है। जिस तरह से संविधान निर्माताओं में एक एक मजबूत डेमोक्रेटिक कल्चर की एक अपेक्षा व्यक्त की थी, खास करके बाबा साहब ने अपने उनके अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 को, कि हम उम्मीद करेंगे कि एक बेहतर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनेगी। उसमें बाबा साहब ने यह शब्द इस्तेमाल किए थे कि डाउन ट्रॉडन आर बीइंग टायर्ड टू बी गवर्न, ये दूसरे के शासन से परेशान हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो कहीं रिबेल का झंडा उठाकर कहीं और कदम उठाए। इसके पहले हमें उनको हर लेवल पे पार्टिसिपेशन देना होगा, हिस्सेदारी देनी होगी, भागीदारी देनी होगी। ठीक है, बीजेपी ने नॉमिनल दी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, रियल नहीं तो नॉमिनल सही। लेकिन नॉमिनल से क्या होता है, एक जो रुकावट आती है कि असली लीडर, असली रिप्रेजेंटेटिव पैदा होना फिर एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है, क्योंकि जब असली आगे आने की कोशिश करता है तो नकली उसका रास्ता रोक देता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। हाँ, आपने जो सवाल पूछा कि राइट विंग पॉलिटिक्स के कारण क्या सोशल इक्वेशन पूरे राइट विंग पॉलिटिक्स के कंट्रोल में जा रहे हैं, और उसका जवाब कई हद तक यस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब देश का बड़ा वोटर का तबका जब राइट विंग पॉलिटिक्स के कंट्रोल में जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो वोटरों में एक बड़ा तबका, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस का भी होता है, वो भी उनके तरफ शिफ्ट होने लगा है। कई स्टेटों में तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। जहां थोड़ी बहुत अपोजिशन की स्पेस है, और वो भी अपोजिशन की स्पेस ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शंस को इंक्लूड करती है, तो वो टिकते हैं। अगर एक्सक्लूड करती है तो वो जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। और जाने के पीछे हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि आकर चाहे शेड्यूल कास्ट भी हो, ट्राइब भी हो, और कोई अन्य भी हो, वो भी अपने आप को हिंदू कहने में गर्वित महसूस करते हैं। कोई ओपनली कहता है, कोई छिपे रूप से कहता है, लेकिन अपने आप को हिंदू कहने में गर्वित महसूस करते हैं। ट्राइबल भी अपने आप को अनटचेबल से थोड़े कम समझता है या शेड्यूल कास्ट से कम समझता है। ये जाति का शिकार मानसिकता के कारण इनमें
वो भी हिंदुत्व के लेवल पे पोलराइजेशन आसान है, वो करने में सफल है। और इसलिए भविष्य में ये SC ST OBC माइनॉरिटी की, जिसको हम बहुजन कहते हैं, 85% कहते हैं, इनकी कंसोलिडेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से इसको अपनी तरफ मोड़ने में मोद और वो अभी भी कर रहे हैं, बारी होता जा रहा है। और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स या फिर आप इवन अपनी जगह कम होते होते और बड़ी स्पेस एक बीजेपी और संघ परिवार को मिलती जा रही है। और इसी का परिणाम ये है कि द्रौपदी मुर्मू जैसे लोग आगे आएंगे या कोविंद जैसे लोग आएंगे। हो सकता है भविष्य में और बड़े पैमाने पे इन सब से बड़ी सोच समझ के साथ ब्राह्मण बनिया इन वर्गों के पार्टी को बहुजनों की पार्टी बनाने में एक सफलता हासिल की है, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुजन मूवमेंट के सामने होगा, अम्बेडकराइट मूवमेंट के सामने होगा। और जो समझकर कुछ करना नहीं चाहते, वो बीजेपी RSS के हथकंडों का शिकार बनकर उनमें शामिल हो गए। ये भी संभावना को हम नकार नहीं। सर, आखिर इस चुनाव के संदर्भ में, ये राजनीति के संदर्भ में या ओवरऑल दृष्टिकोण के संदर्भ में, आखिर आप समारोह किन शब्दों से करना चाहोगे? एक मैंने कहा कि श्रीमती मुर्मू अभिनंदन के पात्र है, उनको अभिनंदन तो सभी ने उसके पीछे सोच हो, लेकिन एक आदिवासी महिला को उन्होंने उस पद पर बिठाया, इसलिए बाकी लोग नहीं, लेकिन कम से कम आदिवासी तो समाज समझेगा कि हमारी एक बहन को या सिस्टर को एक राष्ट्रपति बनाया, इसके लिए वो तो शुक्रगुजार होंगे ही। लेकिन मैंने अपने क्या ये प्रजातंत्र की विडंबना नहीं है? क्या इस देश में सही रिप्रेजेंटेशन भी पैदा नहीं होगा? और जिस पैदा करने के लिए फुले शाह अम्बेडकर या अन्य सोशल रिफॉर्मर जो भी है, उन्होंने जो प्रयास किए, क्या कभी सफल नहीं हो पाएंगे? और अगर वर्तमान हालत में बीजेपी संघ परिवार की ये नाम मात्र प्रतिनिधित्व देने की राजनीति अगर सफल होती है, तो भारतीय प्रजातंत्र कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में जाकर सीमित होगा। उसका तब्दीली एक मोनोपोलिस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में हो सकती है, जो देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और तीसरी बात, इस देश का जो 80-85% जो बहुजन समाज हम कहते हैं, ये सिर्फ वोटर बन के रहेगा, प्रतिनिधि देने के बाद अगर कोई सही प्रतिनिधित्व भारतीय प्रजातंत्र में नहीं होगा, तो भारतीय प्रजातंत्र भी लगभग अपर लेयर के 10-15% लोगों के मुट्ठी में होगा। उसको साथ देने के लिए चंद कैपिटलिस्ट लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग या जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं, वो उनका साथ देंगे। एक तरह से कुछ मुट्ठी भर सामाजिक वर्ग और मुट्ठी भर कारपोरेट या उद्योगपति, इनके प्रिजन में इंडियन डेमोक्रेसी ये बंदिश तो होगी। और अगर ये भीषण संकट आता है, तो फिर भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते वक्त ये कहना भी थोड़ा डर लगता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल उठाया था कि क्या हमारी आज़ादी हम बरकरार रख पाएंगे, तो ये
वो घड़ी आ सकती है अगर इस हालत में चलते रहे तो। ये बड़ा देश के सामने, बहुजनों के सामने, सबके सामने एक बड़ा खतरा है। इसको हमने नोट लेकर, समझकर आने वाले दिनों में अपने अपने तरफ से ऐसी मुसीबत पैदा न हो, इसके लिए कार्य करने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। सर धन्यवाद। राष्ट्रपति पद के चुनाव की राजनीति को लेकर आपने उस संदर्भ में सामाजिक और राजनीतिक सारे अंगों को स्पर्श किया है और आपका ये विश्लेषण निश्चित तौर पे देश के तमाम बहुजनों को और तमाम नागरिकों को भी सोचने के लिए बाध्य करेगा। इन्हीं अपेक्षा के साथ आज का ये चर्चा सत्र यही विराम देते हैं। धन्यवाद।